ये बच्चे वो हैं जिनके 660 से मेरे ख्याल से सबके ऊपर है ना। और आपके 640 है, तो 630 वाली भी। चलो, तो मार्क्स बहुत अच्छे हैं सबके, है ना। और इतना टफ कंपटीशन होने के बाद इतने मार्क्स लाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो जिस हिसाब से इन्होंने पढ़ाई करी होगी, है ना, आप इमेजिन कर सकते हो कितना मुश्किल है। आप पढ़ रहे हो, पता लग रहा होगा। और आप में से ऐसे लोग भी जो पिछले साल जिन्होंने एग्जाम दिया है। ठीक है, तो इन बच्चों से आप अपने क्वेश्चंस करना, पहले इंट्रोडक्शन दे देंगे अपना एक बार। ठीक है, आगे लाइफ में ऐसे बहुत इंट्रोडक्शन देने। ठीक है, क्योंकि आगे भी आप ऐसे ही स्कोर करते रहोगे। जो एक बार अचीवमेंट करता है उसका अचीवमेंट आते रहते हैं। अभी कॉलेज में आएंगे, फिर कॉलेज के बाद। ठीक है, तो एक बार अपना नाम बता देना और अपने मार्क्स और रैंक, है ना। फिर ये जो क्वेश्चन पूछना चाहेंगे वो क्वेश्चन पूछना और थोड़ा सा बता देना, गाइड करने का मौका या किसी का हेल्प हो जाएगी, है ना। बड़ा फर्क पड़ता है कि उस टॉपर ने कैसे वो नंबर लेके आया, क्या करा उसने, ऐसा स्पेशल क्या किया। ठीक है। मेरा नाम मेरा नाम ऋतिका देसवाल है और मैं ड्रॉपर बैच से मतलब मैंने ज्वाइन करा था पिछले साल सितंबर में। और मेरा स्कोर 640 है और मेरे फिजिक्स का स्कोर 145 आउट ऑफ 180 है। और मेरी ऑल इंडिया रैंक 9979 है। मेरा नाम मेरा नाम आयुषी सिंह है। मेरा स्कोर नीट 2023 में 686 आउट ऑफ 720 है। मेरी ऑल इंडिया रैंक 1031 है। मेरा फिजिक्स में स्कोर 176 आउट ऑफ 180। हाँ, और मैंने सर के यहाँ 11th के मिड में ज्वाइन किया था और 12th में कंटिन्यू किया था। और जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, 11th में मैं काफ़ी केयरलेस थी, तो काफ़ी बैकलॉग वगैरह हुए थे। तो 12th में फिर थोड़ा सा सीरियसनेस आई और चीज़ों को एक सही ढंग से और डिसिप्लिन मैनर में शुरू किया मैंने करना। और 12th के बैच के साथ साथ मेरा नाम वंश कुमार गौतम है और मेरी ऑल इंडिया रैंक 1,10,000, 500 मार्क्स आए टोटल। और फिजिक्स में 90 मार्क्स आए हैं, 5,700। मेरा नाम अनमोल गोयल है। इस बार नीट में मेरे 630 आ रहे हैं विद एन AIR ऑफ 13,945। मैंने यहाँ पे ड्रॉपर बैच ज्वाइन करा था। मेरे फिजिक्स में 160 आ रहे हैं आउट ऑफ 180। मेरा नाम लक्षित है। मेरे मेरा नाम लक्षित है और मेरी रैंक है ऑल इंडिया रैंक 3124। मेरे फिजिक्स में 157 मार्क्स है और टोटल मेरा 668 है। मैं यहाँ पे 11th से पढ़ रहा हूँ। मेरे मेरे मेंस की ओवरऑल परसेंटाइल थी 98.35, जिसमें मैंने मैथ अटेम्प्ट नहीं करी थी। मैं 1 घंटा खाली बैठा था वहाँ पे। और फिजिक्स में मेरी सर जनवरी वाले में 22 थी, जिसमें मैंने अटेम्प्ट नहीं करा था। और जिसमें अटेम्प्ट करा था उसमें 5 थी। फिजिक्स में 99.7 परसेंटाइल थी मेरी, और केमिस्ट्री में 99.48 के आसपास थी। तो मुझे जेई काफ़ी कंफर्टेबल लगा होता है। मेरा नाम निवेश गुप्ता है। मेरे 680 मार्क्स आ रहे हैं विद एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 1619। मैंने सर के पास 12th में ज्वाइन करा था। और फिजिक्स में मेरे 160 मार्क्स। कोई किसी के दिमाग में कोई डाउट हो आप पूछ लो फिजिक्स से रिलेटेड, क्योंकि आप ऑलरेडी पूछ चुके होंगे सारी बातें। ठीक है, तो कोई ऐसी चीज़ हो जो आपके माइंड में हो आप पूछ सकते हो। आप 12th वाले बच्चे भी जिन्होंने 12th के साथ करा है, और अधिक अधिकतर ड्रॉपर वाले बच्चे हैं। तो किसी के दिमाग में कोई हो, क्योंकि ड्रॉपर वाले हैं, तो आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। फिजिक्स से रिलेटेड आप पूछ सकते हो, बाकी आप पूछ चुके होंगे मुझे लगता है। बताओ कोई माइंड में किसी को। हाँ।
अच्छा, तो बच्चे ही बताएंगे, मैं तो बता ही दूंगा, लेकिन जो प्रॉपर बैच में कोई बता सकता है। आप आपका कौन सा, इन्होंने ये पूछा है कि ड्रॉपर जो होते हैं, पार्शियल ड्रॉपर्स, उन्हें आधा आता होता है, आधा नहीं आता होता, तो उसको कैसे डील करें। तो मेरा सजेशन तो यही है, ये पता तब लगता है जब आप टेस्ट देते हो। टेस्ट में जहाँ आपकी गलतियाँ हो रही होती हैं, या आप टेस्ट से ही एनालाइज कर पाओगे उसे कि कौन सा टॉपिक वीक है। ऐसे तो आप अगर सारा रिवाइज करने लगोगे तो टाइम वेस्टेज है वो। एक ड्रॉपर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये, आप ये पहचान लो कि कम टाइम में आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा और अच्छे फोकस के साथ करनी है, और मेरे ख्याल से वो टेस्ट से ही होगा। और यहाँ बहुत टेस्ट होते हैं, उन्हीं में से क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। मेरे फिजिक्स में फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे ख्याल से 140 थे और 160 पे मैं पहुंच गया। यहाँ की फिजिक्स बहुत अच्छी है, बस टेस्ट देते रहिए, आपको सब पता लगता रहेगा। ये रिवाइज करना है, जो भी चैप्टर ओवर हुआ शॉर्ट फॉर्मूलेस बना दिए। मेन फोकस टेस्ट है, टेस्ट 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 टेस्ट। और ये बच्चे के पहले भी अच्छे मार्क्स थे पिछले अटेम्प्ट में, और इस बार सिलेक्शन हुआ है ना। तो वही है कि आप टेस्ट दोगे, और मोस्टली नो डाउट इसकी फिजिक्स इंप्रूव हुई होगी, सीखे चीजें सीखी इसने, बट टेस्ट बहुत दिए इसने। ठीक है, बताओ। टाइम मैनेजमेंट तो 12th वाला बच्चा ही बता सकता है, चलो 12th वाले के लिए ज़्यादा मुश्किल होता है मैनेजमेंट करना। अच्छा, एग्जाम में। हाँ, आप तो आपका क्वेश्चन ये है कि टेस्ट के टाइम पे टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। तो अ, मेरी जो स्ट्रैटेजी रहती थी वो ऑब्वियसली रहती थी कि पहले जूलॉजी करी, उसमें एक फर्स्ट राउंड में जितने क्वेश्चन जो बड़ी जल्दी हो जाते हैं, जिसमें जो बिल्कुल होता है टिक वाले लाइक उसको जल्दी से किया। और उसके बाद देन जो सेक्शन भी होता है उसमें 10 उठाने तो जल्दी से उठा लिए जो होते हैं। फिर उसके बाद बॉटनी के साथ ऐसी, और मतलब अराउंड मतलब 50 से 55 मिनट्स में, तो उसमें मैं सेकेंड राउंड लेती थी बायो का। तो उसमें ऑलमोस्ट कुछ नहीं रहते, थोड़े बहुत ही रहते थे जो डाउट्स वगैरह कुछ आती है अगर वो है। फिर और इस तरीके से कोशिश करिए कि हाँ फिजिक्स में थोड़ा सा टाइम बचाएं उसके लिए, क्योंकि क्या पता कभी अनप्रिडिक्टेबल चीजें हो गई तो यही है। और क्वेश्चन के पीछे ऐसे नहीं कि पढ़ जाना है, क्योंकि आपको पता है टाइम कितना कीमती है। तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो उसको कुछ टाइम के लिए सोचिए, जो आसान वाले हैं वो आपका इंतजार कर रहे हैं, ऐसे समझिए। हाँ, तो पहले वो करिए, फिर लास्ट में जब हो गया कि आप चलो आप लड़ते हैं बाकी तो वही जो हम बोलते हैं राउंड लो, फर्स्ट राउंड, देन सेकंड राउंड, देन थर्ड राउंड, इस तरह से। और आपने फिजिक्स पहले करी थी, बाद में करी थी? मैंने सबसे लास्ट में करी थी। हम भी वही सजेशन देते हैं, आपने भी लास्ट। पेपर्स के राउंड लिए थे, मतलब बायो तो मैंने सबसे पहले अलग कर ली, फिर मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स में स्विच करती रही। केमिस्ट्री में मतलब केमिस्ट्री के 15 करे तो मैं फिजिक्स में 15 करे, तो ऐसे दोनों में स्विच करी। बाकी ना एकदम से अगर तो कहीं अटक गई तो फिर बहुत ज्यादा एकदम से निराश नहीं होंगे कि हाँ की नहीं आए तो वहाँ की हो गए, तो ऐसे करके पूरा पेपर हो गया। बच्चों की जो स्ट्रेटेजी वो यही है, आसान क्वेश्चन पहले। अच्छा, मुझे एक बात मैं भी पूछ सकता हूँ कि भाई आसान क्वेश्चन आप पिक कैसे कर लेते हो आसानी से? जैसे ही पढ़ोगे, एक तो आपको इतने टेस्ट देते देते तब समझ आने लगता है, अच्छा ये क्वेश्चन इजी है, ये तो मेरे पास से है, ये मेरे सर के ऊपर से है, तब पता लगने लग जाता है। तो फिजिक्स में मेनली मैं ये कहूँगा, पहले अटेम्प्ट में हो गया ठीक है, वरना छोड़ो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। क्या पता जो आपके सेट में हार्ड क्वेश्चन पहले आ गया, वो औरों के में बाद में हो। क्या पता आप हार्ड क्वेश्चन देख के पहले डर जाओ, तो छोड़ो। फिजिक्स में ये मान के जाया करो कि 6-7 क्वेश्चन तो पहले अटेम्प्ट में मैं छोड़ूंगा ही, बस भाग के जाया करो आगे 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 आगे। दूसरा अटेम्प्ट फिजिक्स में लगाने की कोशिश तो कराई करो, इतने टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। मैं भी ये करता था, एक बार फिजिक्स करी फिर दोबारा और करी। और कोई कुछ पूछना चाह रहा हूँ, बताओ। आप 12th में हो ना? हाँ। एक तो ये बच्ची 11th में हमारे पास मिड में आई थी, मतलब 1.5 साल पढ़ी है ना, अराउंड डेढ़ डेढ़ पौने 2 साल। तो इसने करीब करीब 11 सारी करी, है ना, दोबारा प्रॉपर में करी। आधी आधी तो मैंने मतलब 11th के बैच में ही करी थी। थोड़ा लास्ट में मेरी केयरलेसनेस की वजह से बैकलॉग हुआ था, पर जैसे आए मैनेज।
ट्वेल्थ में फिर मैंने ट्वेल्थ तो साथ ही साथ चली रही थी। फिर मैंने फिजिक्स का ड्रॉपर बैच ज्वाइन कर लिया था, तो उसमें 11th की फर्स्ट मैंने साथ साथ करी थी। मतलब दोनों बैचेस के लेक्चर्स अटेंड करना, टेस्ट वगैरह साथ साथ, तो उसी में कवर हो गया। तो थोड़ा ऐसा लगता है कि मतलब वो बर्डन पड़ रहा है, बट वो तो लेना पड़ता है। कुल मिला के जब आप 2 बैच अटेंड कर रहे हो और 3 आप केमिस्ट्री भी कर रहे हो, बायो भी कर रहे हो, तो मेहनत है ना, अल्टीमेटली इसने मेहनत करी। और ये मेहनत करना बड़ा मुश्किल है ना। उसने तो बहुत हल्के से बोल दिया थोड़ा बर्डन लेना पड़ता है, वो तो बर्डन लेना बड़ा टफ है ना। उनके लिए, जिसके लिए बर्डन लाइट है, मतलब बर्डन वर्ल्ड एक बर्डन की तरह है। हाँ हाँ हाँ, बस। तो ये जब आपको लगता है ना, तब निकलता है एग्जाम। जो हम बात कर रहे हैं ना, आज मैं इनको यही समझा रहा था कि कितने घंटे सोना चाहिए। 6 घंटे मैंने बोला, हो सकता है ज्यादा आप इंटेलिजेंट हो, ज्यादा घंटे भी सोते हो कुछ बच्चे। बट क्या लगता है कितनी देर आप लोग कितनी देर पढ़ते थे? मैंने सितंबर में ज्वाइन करा था, तब तो मेरी नॉर्मल थी स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद मुझे मार्च में हाँ लगा कि अब कुछ करना चाहिए, तो मैंने 2 महीने के लिए बिल्कुल कट ऑफ कर दिया। फिर 2 महीने के लिए मेरी पढ़ाई, मतलब मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, मेरा दूसरा ड्रॉप था ये। तो मैं 11 से 12 घंटे आराम से कर लेती थी, पर हाँ नींद मेरी 8 घंटे ही रहती थी। बाकी चीज काट लेती थी, पर 8 घंटे सोना जरूर था मुझे। कोई सवाल किसी का उनसे बताओ भाई, बोलो। अच्छा, तो अब आप बताना, एक तो सवाल रिपीट कर देना। उनका सवाल था कि कंसिस्टेंट कैसे रहे। मेरा ऐसा मानना है कि सिंसेरिटी हम सब में बहुत कम होती है। उनका सवाल है कि हमें कंसिस्टेंट कैसे रहा जाए पूरे साल। मेरा ऐसा मानना है कि हम में से सिंसियर कोई नहीं होता, और इस सिंसियरिटी लाने के लिए सबसे बढ़िया काम है आप अपना ग्रुप अच्छा कर लो। जितने मतलब जो पढ़ाई में जिनका मन नहीं लगता, उनसे 1 साल के लिए कट ऑफ हो जाओ। और आप अब जो टॉप 10 रैंक में आते हैं उनसे अच्छी दोस्त बना लो। ऐसे ग्रुप रहो जो ज़्यादा पढ़ने वाले हो, तो दिन में आप 10-15 मिनट की बात कर ली फोन पर, क्या मोटिवेशन रहेगा और साल भर कंटिन्यू रहेगा। तो आप देखोगे कि मेरा एक दोस्त है, उसके थोड़े अच्छे नंबर आ रहे हैं, मेरे क्यों नहीं आ रहे। वो अपने आप कॉम्पिटिटिव फील आता है, और ये एक अच्छी बात है क्योंकि कंपटीशन रहना चाहिए। वही आपको पुश करता है अच्छे मार्क्स लाने के लिए। मतलब शुरुआत में तो मैं भी शुरुआत में तो मैं भी बहुत लीनियंट ही रहा था। मतलब जब मेरी सिली मिस्टेक काफ़ी इंक्रीज हो गई, तब जाके मैं थोड़ा सा फिजिक्स पे फोकस करने लगा था। तो बस यही है, मतलब अगर टेस्ट में मार्क्स कम आते हैं तो अपने आप ही किक मिलती है पढ़ने की। मेरे तो बड़े भैया LLRM में हैं, तो जब भी टेस्ट में कम रिजल्ट खराब हुआ या फिर कुछ ऐसा होता था, मुंह लटक जाता था, बड़े भैया आते थे, खुद ही 1 घंटे का लेक्चर आ गया, तो मुझे कहीं से मोटिवेशन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बस मुंह लटक जाना चाहिए और भैया आ जाएंगे। मेरी भी 2 सिस्टर्स हैं जो डॉक्टर हैं। एक की तो मतलब लास्ट ईयर ही है, वो भी मुझे बहुत मोटिवेट करती थी दोनों। मेरी ताई जो बड़े ताऊ जी भी दोनों डॉक्टर हैं, तो मुझे भी वहीं से मोटिवेट की। ऐसा हो जाए, या ऐसे कोई आसपास ढूंढ लो जो सब डॉक्टर हो। ठीक है, ठीक है, तो उनसे मोटिवेशन लेते रहो। अगर फैमिली में नहीं है तो मतलब कहने का मतलब घूम फिर के किसी के दोस्त हैं अच्छा कर रहे हैं, मतलब कोई अच्छा कर रहा है उसके साथ रहना। जो मैं हमेशा बोलता हूँ, आपके फ्रेंड सर्कल आपसे इंटेलिजेंट होना चाहिए। हम बोल रहे थे उस दिन, वो जरूरी है। सर ये कैसे होगा, ये आपका काम है। ठीक है। एक बार वैसे एक चीज एक बार सर ने बोली थी, तो वो मुझे स्लाइटली डिफरेंटली हिट करी थी कि सर ने 12th के बैच में एक बार बोला था कि आपको इस 1 साल में भीड़ से ऊपर उठना है। तो वो चीज मुझे थोड़ा सा मोटिवेट करती थी कि आई नीड टू डू समथिंग एंड चीजें। और कई बार ऐसा होता था कि टेस्ट में नंबर कम आते थे, तो यही एक रहता था कि कोई बात नहीं, इस टेस्ट में कम है, नेक्स्ट टेस्ट में अच्छा करना है, इससे इम्प्रूव करना है। इट्स लाइक ना कि वो जो बाइंडिंग एनर्जी कब होता है वो स्टेट, मतलब इट्स लाइक
एंड आई वुड आल्सो वन सजेस्ट वन थिंग कि प्लीज टेस्ट बिल्कुल मत मिस करिएगा, दे आर मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उससे आपकी एक्यूरेसी, स्पीड और सब कुछ टेस्ट होता है। एंड कई बार ऐसा होता है कि टेस्ट के क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा। इसलिए टेस्ट की मिस्टेक्स को एनालाइज करिए, उनसे सीखिए। कभी कभी हमारा भी मोटिवेशन काम कर जाता है ना, ठीक है। तो ये तो मैं हमेशा आप लोगों को ही बोलता हूँ, यही मौका है भीड़ से ऊपर निकलने का। एक और आएगा दोबारा कॉलेज के बाद, बड़ो 4 साल बाद आएगा। जितनी एज बढ़ेगी आपका पढ़ने का मन कम होता जाएगा, ठीक है। अब जैसे अब मैं नहीं पढ़ सकते, हम नहीं पढ़ सकते हम इस टाइम पर कि हम पढ़ना चाहें, तो जितनी एज बढ़ती है पढ़ने का मन कम हो, ये सबसे बेस्ट एज है। इसलिए मैं अभी आज ये भी बोल रहा था कि ड्रॉप कर लो तो कर लो, कोई बात नहीं, ठीक है। किसी ने एक ड्रॉप किया, किसी ने 2 ड्रॉप करें, तो अगर आप ड्रॉप कर सकते हो तो कर लो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल सही बात है, मोटिवेशन तो चाहिए पूरे साल। किसी को कैसे मिल रहा है, किसी को देखो वर्ड सुन के ही मिल जाता है, मोबाइल से मिल सकता है, किसी की बातें सुन के मिल सकता है, कोई फ्रेंड्स दे रहे हैं, किसी के पेरेंट्स हैं, है ना। आप बताओ भैया। मेरे 2 फ्रेंड्स थे 12th में, तो हम बेस्ट फ्रेंड्स थे, और दोनों आईआईटी पहुंच गए। एक ने 1 साल का ड्रॉप लिया और एक बिना ड्रॉप किए। तो पहला तो मोटिवेशन वो था, और दूसरा मेरे फादर ने कह दिया था तुम कितने साल ले लो, हम तुम्हें यहाँ से निकलने नहीं देंगे, जब तक नहीं होगा तब तक नहीं जाओगे तुम। तो मुझे पता चल चुका था यही करना है मुझे, जहाँ करना है, ये मेरा निकलने का रास्ता है, इस वजह से। का भी एक मोटिवेशन होता है, ठीक है, कि अगर पिटाई होने लगे रोज तो वो भी एक मोटिवेशन, ठीक है, कि भाई करना ही है, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा, है ना। ऐसा अगर कर दिया है तो motivation। बताओ भाई। हाँ, घर पर क्वेश्चन हो रहे हैं और वैसे नहीं हो रहे, टेस्ट में नहीं हो रहे। इसका आंसर तो चलो कोई बच्चे ही बताएंगे, मैं क्या बताऊँ। ये चीज सर भी क्लास में कई बार बोलते हैं, इसका रीजन एक ही होता है। आप लोग घर पे क्वेश्चन कर रहे हो, 15 क्वेश्चन करे, आप लोग टाइम नहीं देख रहे। पता लगा आपने 1 घंटे 2 घंटे में 15 क्वेश्चन करे। सर भी बोलते हैं, मैं सर को ही फॉलो करता था इस चीज में, टाइमर लगाइए, क्वेश्चन मार्क करिए, फिर क्वेश्चन करिए। आप नोटिस करिए कितने मिनट में, कितने घंटे में कितने क्वेश्चन कर रहे हैं, बस वही टेस्ट में हो जाएगा। फिर बिना टाइम के करते हैं आप, मेजोरिटी बिना टाइम के क्वेश्चन कर रही है घर पे, इसलिए टेस्ट में या फिर फाइनल एग्जाम में नहीं हो पाते। तो टाइमर के साथ करिए, सर की एडवाइस थी। काम कर रही है एडवाइस तो यही फॉलो करो, मतलब घर पे आप टाइमर लगा के पढ़ो। मतलब आप ये मत करो कि आप रिलैक्स होके पढ़ रहे हो, उससे टाइम इफिशिएंसी भी बढ़ेगी आपकी ना, आप कम टाइम में ज़्यादा पढ़ पाओगे, ठीक है। और बस लास्ट पूछ लो कोई एक आधा क्वेश्चन मुझे। सारा सिलेबस हो गया, फिर क्या टेंशन है तुम्हें। मतलब किस तरह का मैनेजमेंट, अभी मैं ही नहीं समझा तो मैं सब बताऊंगा ना। अच्छा, रिवाइज कैसे करें, सिंपल ये बोले कि सारा सिलेबस हो गया और डेफिनेटली आप सिलेबस भूलते हो, है ना। होने के बाद भूलने की तो बड़ी, उसमें हम हमेशा बोला, अभी मैं बोल ही रहा था कि जल्दी सिलेबस होना चाहिए, ठीक है। तो भूलते हो तो उसको रिवाइज कैसे करना है, रिवीजन वो फॉर्मूला कॉपी बनानी है कि बुक से रिवाइज करना है, तो मेरे ख्याल से सबसे एक एक दो दो पॉइंट ले लेते हैं आप। रिवीजन के लिए मैंने ऐसा करा था कि मैंने इंटीग्रेट कर लिया था, मतलब जो चैप्टर्स आपस में रिलेटेड होते थे उन्हें मैंने कर लिया डिसाइड कि इस हफ्ते में ये रिलेटेड चैप्टर्स करूंगी, और जिनमें ज्यादा टाइम नहीं देना, बस अगर तो 1 से 1.5 घंटा दोगे, और फॉर्मूले हैं, बस फॉर्मूले रिवीजन होना चाहिए। एक जो तुमने कहा था टेस्ट में क्यों नहीं होता, घर पे होता है, तो ये होता है कि हम घर पे करते हैं तो हम आराम से फॉर्मूला याद नहीं आया तो दिमाग पे जोर नहीं डालेंगे, वो खोल के देखेंगे, अच्छा हाँ इसका ये था, वो करके फिर आ गए वापस। तो अगर तुम फॉर्मूला बिल्कुल रिवाइज करके बिल्कुल कंठस्थ होंगे फॉर्मूले, तो अपने आप टेस्ट में आएंगे वो याद, और अपना बहुत जल्दी सॉल्व होंगे सारे। अब देखा जैसे एनटीए का पैटर्न है वो ज्यादातर फॉर्मूला बेस्ड हो गया, जिसे फॉर्मूले सारे याद है वही सारे क्वेश्चन कर सकता है। तो बस रिविजन का यही है कि एक तो इंटीग्रेट करके देखो कौन कौन से चैप्टर्स रिलेटेड है। सपोज बायोलॉजी है, बायोलॉजी में मैं यूनिट वाइज करती थी, यूनिट है पूरी, मैंने हफ्ते में करा कि हफ्ते में इस यूनिट के 3 चैप्टर्स मुझे रिवाइज करने हैं, भले उन्हें कैसे टाइम निकालो, बस हफ्ते में हो जाने चाहिए होती। तो पीछे क्या ऐसे करती थी। फिर जब लास्ट में 1 महीना बचा, फिर तो मैं ऐसा करती थी कि 2 दिन में पूरी ऑर्गेनिक, फिर 2 दिन में पूरी इनऑर्गेनिक, फिर 2 2 दिन करके करती थी। तो अगर तुम एक साथ पूरा सिलेबस करते हैं ना बार बार, तो कॉन्फिडेंस आता है। पार्ट वाइज में पूरा टेस्ट, मतलब लास्ट में फिर ऐसा लगता है कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। तो पेपर से 1 हफ्ता पहले पूरा कोर्स हो जाए, या फिर 1 हफ्ते के दौरान पूरा दोबारा रिवाइज हो जाए, तो बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है।
मैंने वैसे मैथ्स मैंने नहीं करी थी टू बी फ्रैंक। नहीं मतलब सच है, मैथ्स मैंने सही में नहीं पढ़ी थी और नीट पे ही फोकस था मेरा। ऐसा था सर ने जैसे कहा था, मैं सर की बात मानता था, अपना ज़्यादा दिमाग में नहीं लगाता था। जनवरी तक मैंने अपना सिलेबस ख़त्म कर दिया था और उसके बाद मैंने नई चीज़ मैंने ये करी कि मैंने चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मैंने कम कर दिए और मैं फुल सिलेबस क्वेश्चन ज़्यादा लगाता जिससे हमारे माइंड की वो पावर आ जाए कि हम हर एक एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर के सवाल पर हम टॉगल कर रहे हैं। वो टॉगलिंग एफिशिएंसी आपकी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में भी वैसे ही आया था। अब इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर आप अलग अलग चैप्टर के मतलब फुल सिलेबस आप फिजिक्स पे आप टेस्ट दे रहे हो तो आपको फिर क्लियर पता लगेगा कि हाँ इस चैप्टर में मेरे सवाल ज़्यादा गलत हो रहे हैं। उस चैप्टर को पकड़ो, उसके चैप्टर वाइज आप प्रीवियस ईयर या कोई भी क्वेश्चन टीपीपी के वो लगा लो। ऐसे ऐसे एक एक चैप्टर को सुधारते जाओ जो आपके टेस्ट में या जो भी आप फुल कोर्स का पेपर प्रैक्टिस कर रहे हो वो गलत हो रहा है। ये आप रिपीट करो, आप 3-4 महीने अपने आप आपका स्कोर एलिवेट होगा और टेस्ट में भी अच्छे नंबर आएंगे। और यही मेरे हिसाब से रिवीजन करने का बेस्ट तरीका है, क्वेश्चन के थ्रू। देखो एक चीज मेन बात जो निकल के आ रही है रिवीजन में ना, सिलेबस जल्दी करके फुल कोर्स टेस्ट। क्योंकि आपको ना वो उसने जो बात बोली एक चैप्टर से सडनली दूसरे चैप्टर पे क्वेश्चन आता है, तब नहीं कर पाते आप। आज मैं एक ही चैप्टर का टेस्ट हूँ, आप अच्छा स्कोर करते हो। वही अगर 6 चैप्टर का टेस्ट हो और क्वेश्चन चेंज हो तो आप घबरा जाते हो। तो उसको वो होता कैसे, ठीक कैसे हो, उसका एक तरीका पहले सिलेबस कंप्लीट हो और उस तरह के टेस्ट की प्रैक्टिस हो। ये तरीका, ठीक है। यही मुझे लगता है सभी यही इसी तरह की बात बोलेंगे। और कोई लास्ट क्वेश्चन, बस फिर बंद कर रहे हैं ना। किसी के दिमाग में और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है ना, नहीं तो फिर एक जोरदार तालियां बजाओ, ठीक है। और बहुत 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 इनको कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। चलो फिर इनके साथ एक तो मुझे पिक्स लेनी है, आप लोग जाना चाहो तो जा सकते हो, किसी को पूछने को क्वेश्चन वो रुक सकता है। मिठाई बाहर है, वही बाहर से मिठाई खिला देना। अभी पहले 1 मिनट रुक जाए, बंद कर देते हैं 1 मिनट, बस मैं तुम्हारी ना पिक्स ले लूंगा, ग्रुप फोटो।